नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विद्यार्थी जोन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि विद्यार्थी जोन क्लासेज की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इसमें करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, हमारे भाई जगदीश जी राणा साहब ले रहे हैं और मैं आप एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये जानते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम ही क्यों लिया, क्योंकि प्राचीन काल से जब भी मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले क्या आया था, नंबर्स आए थे। इसलिए नंबर सिस्टम सबसे पहले लेना जरूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्या है, बेसिक है। जब तक नंबर सिस्टम को आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मैंने नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मान लीजिए ब्रह्मांड है जिसमें सारे नंबर्स हैं। एक ब्रह्मांड की कल्पना की है, नंबर सिस्टम है जिसमें से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। सारे नंबर सिस्टम आ गए, सारे जो नंबर है सारे नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड है उसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी संख्या है, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, जितनी भी तरह की संख्या है वो किसमें आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह से ब्रह्मांड में अपन जानते हैं वास्तविक दुनिया के लोग भी रहते हैं, जिसको अपन महसूस करते हैं, रात दिन अपन देखते हैं, भौतिक जगत जिसको कहते हैं, जो लोग चलते फिरते हैं जिसको अपन दिखाई देते हैं, उसको क्या कह दिया, एक वास्तविक जगत कह दिया। उसी तरह से नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। दूसरा एक जगत और होता है जो अपनी समझ से बाहर होता है, जैसे ब्रह्मांड की बात करें की जाए तो वो होता है आध्यात्म वर्ल्ड, जिसमें से दैवीय शक्तियां भी मान सकते हो, भूत पुलिस जो भी आप मानते हो, जिसको अपन देख नहीं सकते, एक काल्पनिक वर्ल्ड है। उसी तरह से नंबर सिस्टम में भी एक काल्पनिक संख्या होती है। दूसरा पार्ट क्या होता है, काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक। यहां तक बात क्लियर है। इसको कहते हैं इमेजनरी वर्ल्ड, इमेजनरी नंबर। अपने सिलेबस में मोटा मोटा वास्तविक संख्या है, क्योंकि काल्पनिक संख्या का हायर डिग्रीज की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें अपन काम लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब अपने को नहीं पढ़ना है। अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जानेंगे, फोकस करेंगे वो वास्तविक संख्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि काल्पनिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी वैल्यू रूट में -1। जो भी मैथमेटिक्स के विद्यार्थी उनको पता ही है, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं है इसलिए अपने इनको नहीं पढ़ेंगे और अपन फोकस करेंगे इस पर। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को समझते हैं कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। एक ब्रह्मांड से कल्पना की थी जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक वर्ड आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ना आगे देखते हैं वास्तविक संख्या है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो जीवन में धैर्य और इंतजार बनाए रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स धीरे धीरे समझ में आती है। जो बैकग्राउंड जिसका मैथमेटिक्स है उसको आसानी से समझ में आती है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी नहीं है तो धीरे धीरे समझ में आ गई। तो आपको सबसे पहले धैर्य और इंतजार बनाए रखना है, कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखते हैं। देखो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या की मैंने रियल नंबर की बात की थी, इसके दो पार्ट करते हैं मोटा मोटा। एक करता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दूसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। आप सबको पता होगी कि संख्याएं हमेशा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। या तो संख्या बट्टे में होगी तो उसमें भाग देते हैं तो दशमलव में चली जाती है, जैसे 0.5, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, या तो संख्या पूर्णांक में होगी 1, 5, 7, जो भी संख्या है, या तो बट्टे में होगी भाग देंगे, दशमलव होगी या फिर पूर्णांक होगी। तो वास्तविक संख्या के मोटे मोटे दो पार्ट समझ में आ गए, एक दशमलव होता है और एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो आगे दशमलव संख्या के एक दो पार्ट और देखते हैं अपन। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई कि वास्तविक संख्या कैसे होती है, एक दशमलव होती है और एक अंक पूर्ण में होती है। तो दशमलव संख्या के आगे और पार्ट देखते हैं। दशमलव संख्या में क्या क्या होता है, दशमलव संख्या का पार्ट देखते हैं डेसिमल का, दशमलव का। तो इसमें सबसे पहले आता है परिमेय संख्या, आपने नाम सुना होगा परिमेय। दूसरी होती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। और दूसरी क्या होती है,
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को आप सबको पता है, जिसने भी जो भी विद्यार्थी उन्होंने पढ़ाई होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहली चीज परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है एक बट्टे में कोई संख्या के 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने देख ली। सपोज करो 2/5 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से देखते हैं 22/7 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि 22/7 है जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे अपन देखते हैं कि पाई अपरिमेय क्यों है और ये परिमेय क्यों है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी पुनरावर्ती, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनरावर्ती, यानी कि इसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है। किसी संख्या का भाग क्या होता है, पूरा पूरा चला जाता है। मान लीजिए 3.1123, एक लिमिट के बाद भाग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट के बाद भाग जाना खत्म हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, बार वाली संख्या। बार वाली संख्या भी देखते हैं अपन। जैसे बार वाली संख्या को देखें, जैसे तीसरी प्रॉपर्टी होती है बार वाली संख्या। बार वाली संख्या, बार वाली संख्या कौन कौन सी है देखते हैं। ये देखो 0.222, जैसे ये बार लगता है, निरंतर चलती जाती है। तो जब आपको पता ही है, जब बार हटता है उसके बट्टे में क्या लग जाता है, इसको क्या लिखते हैं, 0.2 बार। बार हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है, 9 लग जाता है। तो ये भी क्या होगी, P बटा Q के रूप में व्यक्त होगी। जो भी बार वाली संख्या है जो P बटा Q के रूप में व्यक्त हो जाती है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात मैंने कहा टर्मिनेटिंग है, इसमें भाग पूरा पूरा जाता है। अब अपन देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात तो है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें भाग देंगे निरंतर चलता जाएगा, 2 3 5 6 7 8 7 ला ला ला, इस तरह से भाग क्या निरंतर चलता जाता है, इसमें कभी भी भाग खत्म नहीं होते, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। नॉन परिमेय मतलब अपुनरावर्ती, क्या होती है, अपुनरावर्ती। यहां तक चीज क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग जितनी भी संख्या होगी। आइए अब हम पाई की बात करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, 3.142618, ऐसे निरंतर चलती जाती, कभी खत्म ही नहीं होती है। 1,00,000 डिजिट तक किसी ने याद कर ली, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। उसी तरह से पाई का मान क्या निरंतर चलती जाए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी 22/7 लिखते हैं पाई का मान, इसका मतलब यह है कि ये अपन इसका वास्तविक मान नहीं लिखकर अप्रोक्स मान लिखते हैं। जब भी आपने एग्जाम में देखा होगा उसके पीछे लिखा होगा कि यूज पाई इक्वल टू 22/7। एग्जामिनर ये देता है कि पाई की मान ये लो, तभी पाई का मान 22/7 लेता है, जबकि वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। इसलिए पाई क्या है, परिमेय संख्या है, बाकी क्या है, अपरिमेय संख्या। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात और करते हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। एक और चीज सीखते हैं, रूट वाली जितनी भी संख्या है, रूट वाली संख्या है वो भी क्या है, अपरिमेय। रूट वाली जितनी भी संख्या है वो भी क्या है, अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, इस तरह जितनी भी रूट वाली जो भी संख्या आएगी वो आपको क्या आ जाएगी, परिमेय आ जाएगी। तो अपन दशमलव संख्या के बारे में दो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा की। जो रूट वाली संख्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, जिसमें भाग कभी खत्म नहीं होता है, वो संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो आइए अब परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ ली। दो संख्याओं के भी, दो संख्याएं मान लो कोई ए तथा बी है। दो संख्या है, ये है ए
तथा बी के बीच में आपको अगर कभी भी परिमेय संख्या पूछे, परिमेय संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। ये छोटा सा फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ के की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए के 1 ले लिया, के इक्वल टू 1 ले लिया, तो ए प्लस बी अपॉन क्या आ गया। इस तरह से अपन दो संख्याओं के बीच में, तीन संख्याओं का कहेंगे, के की वैल्यू 2 रख देंगे। इस तरह से ए तथा बी के बीच में परिमेय संख्या होगी। ये कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम्पल आपको पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार दो संख्याओं के बीच कभी कभी अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपको पूछ लेते हैं। उसमें आप क्या करोगे, ए तथा बी के बीच अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बारे में कभी आपको पूछ लेते हैं। दो संख्या ए तथा बी है, उसके बारे में ए और बी आ जाएगा। तो इस तरह से दो संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्या देख देंगे। तो आज अपन ने डिटेल में चर्चा की कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दशमलव संख्या के जो भी पार्ट थे अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जो इंटीजर का जो सेकंड पार्ट है वो पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। पूर्णांक को क्या कहता है, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के कितने पार्ट होते हैं आप सबको मैंने स्केलिंग के थ्रू बताना चाहता हूं। पूर्णांक संख्या नाम से भी स्पष्ट है, जो अंक संख्या क्या होती है, पूर्ण अंकों में होती है। मान लीजिए ये 2 है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है। दशमलव में जो संख्या है उसको अपन दशमलव में परिमेय अपरिमेय के रूप में अपन क्लासिफिकेशन कर चुके हैं दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आज अपन देख रहे थे। तो पूर्णांक संख्या को स्केलिंग के थ्रू ड्रॉ करते हैं, पूर्णांक संख्या को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपन नंबर सिस्टम का ठीक से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या की जब भी अपन बात की जाए, पूर्णांक संख्या है, तो मान लीजिए सेंटर में 0 है। अगर ये धनात्मक संख्या है, +2 +3 प्लस अनफाइनाइट तक जाती है, ऋणात्मक संख्या है -2 -3, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। आपको पता है कि 0 ना तो धनात्मक है या न ऋणात्मक, 0 क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन संख्या है। और 0 के आगे जो प्लस में संख्या चलती है उनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ये होगी धनात्मक संख्या। और 0 के नेगेटिव स्केल में जो संख्या चलती है वो क्या होती है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में पहले धनात्मक और ऋणात्मक समझा। अब अपन उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में प्राकृत संख्या से बात करते हैं। प्राकृत संख्याओं की जब भी अपन बात करते हैं तो आपको पता है जो प्रकृति से जो इस शुरुआत में हमें जो चीज प्राप्त हुई है उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरा धनात्मक ऋणात्मक कर दिया, तीसरा पार्ट लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नाम से भी स्पष्ट पता चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर, जो प्रकृति से हमें जो चीज प्राप्त है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास या वर्ल्ड के इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात की जाए तो उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था, संख्या पद्धति मौजूद नहीं थे, लोग वस्तु विनिमय करते थे, जब व्यापार करते थे उसमें नंबरों का इतना ज्ञान नहीं था, लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। लेकिन जब जैसे जैसे आदि मानव धरती पर पशुचारण से आगे की ओर बढ़ता है तो प्रकृति का थोड़ा ज्ञान हुआ, तो नंबर सिस्टम का भी धीरे धीरे ज्ञान होने लगा, तो वो प्राकृत संख्याओं के रूप में जाना जाने लगा। प्राकृत संख्या आपको पता था कि 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यह ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ इसमें 0 शामिल नहीं होगा, प्राकृत संख्याओं में कभी भी 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार गुप्ता काल में किया था, जैसा कि आप सबको पता है। तो प्रकृति सबसे पहले 1 से शुरू हुई थी, 0 का आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने बाद में। तो धीरे धीरे चीजों को आगे इलोबरेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन समझेंगे। तो आपको मैथमेटिक्स से क्या करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। जैसे एक और डॉक्टर कुमार विश्वास की एक लाइन आपको कह देता हूँ, आप सभी की, शंभू राणा साहब भी पधार चुके, आप सबकी इजाजत हो तो कह दें कि मोहब्बत एक सांसों की पावन सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स से करते चलिए। प्राकृत संख्या के बाद अपन देखते हैं पूर्ण संख्या। ये देखते हैं पूर्ण संख्या।
होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। आपको पता है एक से जो शुरू हो रही थी संख्या, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या थी, प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इसमें जीरो शामिल कर देंगे तो क्या संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसको अपन क्या देंगे, ये एक समुच्चय बनाती है। क्या बनाती है, अगर आपको कोई पूछ ले, सेट बनाती है कि जीरो पूर्ण नंबर है क्या, जीरो अकेला पूर्ण नंबर नहीं है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो एक समुच्चय के सेट ऑफ थ्योरी है, समुच्चय के रूप में अपन बात की जाए तो ये पूर्ण संख्याओं का क्या है, समुच्चय। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, स्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि जीरो अकेला पूर्ण संख्या नहीं है, जीरो से शुरू होती है अनंत तक जाती है, और ये क्या बनाती है, सेट बनाती है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याओं का सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के बाद में सम संख्या और विषम संख्या, तो आप सबको पता ही है दोस्तों, उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो 0 2 4 होता है वो सम होती है, और ऑड होती है जो 1 3 5 7 होती है आगे। उसके बाद अपन देते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर लेते हैं, प्राइम। इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर के साथ भाज्य संख्या भी साथ साथ कर देते हैं, कंपोजिट नंबर भी ले लेते हैं, दोनों को साथ साथ में देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो बताइए दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, उसकी सबसे पहले परिभाषा क्या है। सबसे पहले परिभाषा तो ये है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो या तो एक या खुद से विभाजित हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य, जो एक या खुद से विभाजित हो जाएगी। अब मैथमेटिक्स की फॉर्म, खुद से अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म की बात करें तो इसके फैक्टर कितने होंगे, दो फैक्टर होंगे। तो मतलब नंबर विच वन हैव द टू कॉमन फैक्टर, कितने कॉमन फैक्टर हो गए, दो फैक्टर होंगे, जिसके दो गुणनखंड हो गए, वो संख्या क्या है। अगर भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो अपन देखते हैं दो से अधिक फैक्टर। बात क्लियर है, अब हम दोनों को साथ में समझते हैं, आसानी से समझाएंगे। तो देख दो फैक्टर अगर बात करते हैं अपन, जैसे एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि एक सिर्फ एक से विभाजित हो रहा है, एक के फैक्टर क्या हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे, इसलिए एक क्या है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। आइए दो की बात करते हैं। ये संख्या है दो, जिसमें एक का भाग जा रहा है, आप सबको दिख रहा होगा, दो का भी भाग जा रहा है, एक और खुद का भी जा रहा है, और फैक्टर भी कितने हो रहे हैं, दो, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर। तीन की बात की जाए, इसका में एक का भाग जा रहा है, तीन खुद का जा रहा है, तो ये भी क्या है, प्राइम। अगर चार की बात की जाए, चार में एक का जा रहा है, फिर दो का भी जा रहा है, चार, तो दो से अधिक फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी, तो ये फिर क्या हो जाएगी, दो से अधिक फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। दोनों को कंपेरेटिव पढ़ ले, जिससे क्या है, समझने में आसानी हो। उसी तरह पांच देखते हैं, पांच एक या खुद से विभाजित होता है। छह देखते हैं, छह एक से भी होता है, दो से भी होता है, तीन से भी होता है, और छह खुद से, तो दो से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। ये बात क्लियर है आपको, चार और छह क्या है, कंपोजिट नंबर। बाकी तो आपका होमवर्क ये है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, एक से अगर 50 तक की बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो 1 से 100 तक की आपको कमेंट सेक्शन। उसके बाद और अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए, अपन रिलेटिव प्राइम नंबर पढ़ते हैं, उसके आगे क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अब देखिए, जिसका एचसीएफ मतलब 1 होना चाहिए, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होगा, वो क्या होगी, सापेक्षिक सहभाजी। मान लीजिए ये संख्या 4 है और ये 9 है, तो ये आपस में रिलेटिव प्राइम होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरी देखते हैं, एक और तीन, दो और तीन देखो,
इनका भी एचसीएफ क्या है, 1 है, तो ये सापेक्ष सहभाज्य हो जाएगी। अब देखो 5 और 15 ये होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं होगी, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगी। जिसका एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन, आगे अपन एचसीएफ पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, उस समय एलसीएफ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये समझ लीजिए कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो संख्या क्या होती है, रिलेटिव प्राइम नंबर। यहां तक क्लियर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा वो एचसीएफ है। 5 और 15 नहीं हो सकती क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं, ठीक है। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या पढ़ लिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, रिलेटिव को प्राइम। को प्राइम सापेक्षिक सहअभाज्य संख्या। ये तो था जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो होता है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव को प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 और 3 है अभाज्य संख्या है, 5 और 7 13 कोई भी ले लो, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 और 9 क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये सापेक्षिक संख्या है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, लेकिन को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव को प्राइम। सापेक्षिक संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो अब आपको ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, क्या सभी रिलेटिव को प्राइम नंबर है या नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या सभी रिलेटिव प्राइम नंबर रिलेटिव को प्राइम नंबर है या नहीं। इन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आपको समझ में आ गया होगा कि इनका एचसीएफ 1 होता है और ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या सभी रिलेटिव संख्या रिलेटिव को प्राइम है या नहीं, या सभी को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर है या नहीं, इन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद अपन और चर्चा करेंगे आगे कुछ नंबर सिस्टम के बारे में, तो बाइनरी से आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए क्लास में इतना ही करेंगे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो धैर्य और इंतजार बनाए रखिए। विद्यार्थी जॉन लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।